अस्सलामुअलैकुम, मैं आसिफ़ अली। आज से हम सिक्स्थ एंट्रेंस एएमयू लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर की सॉल्यूशन की सीरीज़ लेके आए हैं। मैं इसको 2001 एंड 2 से लेकर के 2019 एंड 20 लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर तक सब सॉल्व करवाऊंगा, जिसमें से मैथ का पोर्शन मैं कराऊंगा और बाकी पोर्शन दूसरे और टीचर कराएंगे। और इसका तरीका ये होगा कि जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँगा वो आपको इस डिस्प्ले पे भी शो होता रहेगा, और मैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको इस जगह भी डिस्प्ले हो गया होगा, तो मैं एक पढ़ भी देता हूँ एक बार। विच इज़ द लार्जेस्ट, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है विच इज़ द लार्जेस्ट। ऑप्शन दिए हुए हैं 4। ए ऑप्शन है 0.009, बी ऑप्शन दिया हुआ है 0.001 एंड सी ऑप्शन दिया हुआ है 0.09 और डी ऑप्शन है 0.1। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम राइट टू लेफ़्ट वैल्यू चेक करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कौन बड़ा है या कौन छोटा। इसका तरीका, हम सबसे पहले पहली डिजिट को देखेंगे 4 ऑप्शन में, तो ये भी 0 है और ये भी 0 है, ये भी 0, ये भी 0, चारों 0 हैं। तो इससे हमें भी पता नहीं चल पाएगा कौन सा वैल्यू बड़ी है या कौन सी छोटी। तो हम दूसरे देखते हैं, पॉइंट भी 0 के बाद ही है, तो इससे भी हमें पता नहीं चल पाएगा कौन सी बड़ी है या कौन सी छोटी। इसके अगले पॉइंट के बाद के डिजिट देखते हैं, ये 0, ये 0, ये 0, ये 1। अब हमको ये पता चल गया इन तीनों ऑप्शन में सब में 0 है और इसमें 1, तो इसका मतलब कि हमारा 0 से बड़ा 1 है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो कि 0.1 है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपको डिस्प्ले पे भी हो रहा होगा शो। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एक मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है। मिक्स फ्रैक्शन कह लो या नॉन फ्रैक्शन कह लो, बात एक ही है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसे फ्रैक्शन से पहली वाली डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो उसका सॉल्यूशन आता है उसको नोमिनेटर में ऐड कर देते हैं। तो हमारा डिनोमिनेटर इसमें क्या है 7। मल्टीप्लाई किससे करना होता है, जो फ्रैक्शन से पहले डिजिट दिया है उसमें क्या दिया है हमारा 5 दिया हुआ है। ठीक, और इस पूरे सॉल्यूशन को नोमिनेटर में ऐड कर देते हैं और डिवाइड किससे करते हैं, डिनोमिनेटर से। ठीक, इसको सोल्व कर लेंगे। 7 × 5 इज़ 35 + 6 अपॉन 7। ठीक, ये होगा। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे। 35 + 6 इज़ 41 अपॉन 7। ये होगा आपका मल्टीप्लिकेटिव। सिर्फ इसको सोल्व करने के बाद नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में बना दिया, फ्रैक्शन बन गया, नॉन फ्रैक्शन से फ्रैक्शन बन गया। पर हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ इन्वर्स भी पूछा है। तो इन्वर्स का मतलब क्या होता है, जो आपका डिनोमिनेटर है उसे नोमिनेटर में पहुंचा दो, जो नोमिनेटर है उसे डिनोमिनेटर में लिख दो। इसका क्या होगा 7/41, यही होगा, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है उसे नोमिनेटर में लिख दिया, जो नोमिनेटर है उसे डिनोमिनेटर में लिख दिया। तो इसका इन्वर्स यही होगा कि 7/41, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में भी दिया हुआ है। ठीक, हम बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको शो भी हो रहा होगा, मैं पढ़ भी देता हूँ एक बार।
द वैल्यू ऑफ 0.15 इन फ्रैक्शन इज़, एक वैल्यू दी हुई है 0.15, इसको पूछा गया है फ्रैक्शन में। इसको फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले जो हमें वैल्यू दी है उसका पॉइंट हटाना होता है। पॉइंट हटा देंगे वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। पॉइंट हटाने का तरीका क्या होता है, पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट हों उतने ज़ीरो लगा देते हैं नीचे, ये होता है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2, 2 डिजिट हैं 1 और 5, तो 2 0 नीचे लग जाएंगी। हटाने का तरीका यही होता है, 1 के बाद 2 0 बढ़ जाएंगे दो वैल्यू की जगह, ठीक। तो यही इसका हो जाएगा। पर ऑप्शन में आपका ऐसे नहीं दिया हुआ है, 15/100 नहीं दिया हुआ है, इसको सोल्व करके दिया हुआ है। तो आप देखेंगे तो ये 5 से कट हो रहा है, 5 से 15 कितनी बार में कट हो जाएगा, 3 बार में। 100 कितनी बार में कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 बार में। यही आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही आपका राइट आंसर है, ठीक। इसी तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुके हैं। हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द वैल्यू ऑफ 0.07 इंटू 0.80 इज़ इक्वल टू, दो वैल्यू इंटू में दी हुई है। पहली वैल्यू 0.07 इंटू 0.80, इसको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों वैल्यू को। इनको करने का तरीका ये होता है कि जो पॉइंट दिए हुए हैं उनको आप भूल जाइए, पॉइंट के बिना लिखिए। ये कितना है 0 × 7, इसको 07 लिखो या मत लिखो, 0 लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको 7 ही मान लेते हैं। इनटू पॉइंट के बाद 80 लिख दीजिए। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा। और जो हमारा डॉट है और जो पॉइंट है, हम पॉइंट को बाद में लिख देंगे गिनने के बाद, है ना। तो इसको करेंगे तो कितना होगा, आएगा 560 हो जाएगा। अब हम देखें अपने क्वेश्चन में तो पॉइंट इधर देखेंगे तो 1 2 डिजिट है, इधर भी देखेंगे पॉइंट के बाद 1 2 3 4, 4 डिजिट से पहले हमारा पॉइंट लगेगा। अब हम अपना आंसर में देखें तो कितना आया था 560, इसमें 3 डिजिट हैं, तो इसको 4 करने के लिए क्या करेंगे, हम शुरू में एक ज़ीरो बढ़ाएंगे, ठीक। तो अब कितना हो गया 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना था, तो हम यहीं पे पॉइंट लगा देंगे। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बी में असल में आपका ये लास्ट में ज़ीरो नहीं दिया हुआ। अब ये बताइए पॉइंट के बाद जैसे 1.0 के बाद कितनी भी ज़ीरो बढ़ा दो, इसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अब भी 1 है और ये अब भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसलिए इसमें से हमारा ये ज़ीरो जो है हटा दिया गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक। क्लियर। किसी को कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ लीजिएगा कोई भी क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द वैल्यू ऑफ, एक इक्वेशन दी हुई है, आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे, तो मैं लिख देता हूँ 1/8 इंटू 1 3/5 इंटू 1/4 इंटू 1 3/1। ये क्वेश्चन दी हुई है, इसका सॉल्यूशन पूछा है क्या होगा। इसको सोल्व करने का तरीका वही आपका क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे दिया हुआ था। आप इतना पोर्शन देखें तो ये आपका नॉन फ्रैक्शन है, मतलब मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको फ्रैक्शन में पहले बनाएंगे। तो फ्रैक्शन में करने का क्या था, जो डिनोमिनेटर है उसको फ्रैक्शन से पहले वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो उसका सॉल्यूशन आता है उसको नोमिनेटर में ऐड कर देते हैं। तो इसका क्या होगा 8
इंटू 1 प्लस 1 ये होगा। और डिवाइड में क्या होता है 8, जो आपका डिनोमिनेटर है वही। इसको बाद में सोल्व करेंगे हम, आगे का भी लिख लेते हैं पहले। 5 इंटू 1 प्लस 3/5 इंटू 4 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 3/1 ये आएगा। इसको सोल्व कर लीजिए। 8 1 ज़ा 8, 8 प्लस 1 इज़ 9/8 इंटू 5 1 ज़ा 5 3, 8/5 इंटू 4 1 ज़ा 4 5/4 इंटू 1 1 ज़ा 1 प्लस 3 इज़ 4/1 ये आएगा। अब आपको इसको डायरेक्ट इंटू करेंगे, ऊपर जो नोमिनेटर में इंटू करेंगे और जो डिनोमिनेटर में इंटू करेंगे, तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। आप इसमें देखिए कि ये 8 है, ये भी 8 कट हो रहा है क्योंकि बीच में इंटू है, इसलिए बीच में इंटू की जगह प्लस होता, माइनस होता या डिवाइड होता तो ये कट नहीं हो पाता। ठीक, तो इसलिए इंटू है तो ये क्रॉस हो जाएगा। तो ये 5 से ये 5 भी कट जाएगा, इसी तरह से ये 4 से ये भी 4 कट जाएगा। बचेगा क्या, इधर हमारा 9 बचा और इधर 1 बचा, 9/1 बचा। अब 9/1 लिखिए या सिर्फ 9 लिखिए, कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका आंसर में 9 दिया हुआ है, इसलिए हम सिर्फ 9 लिखेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, इसी तरह से हमारे 5 क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। हम देखते हैं अपना छठा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई 2 ऑफ इक्वेशन। सिंप्लीफाई करना है इस वैल्यू को 2 ऑफ 3/4 प्लस 3/4 प्लस 1/4, इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब सोल्व करना है। अब ऑफ का मतलब क्या समझते हैं आप? ऑफ का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक, ब्रैकेट आ गया तो ये इनटू में आ गया 2, इसको इनटू लिखो या मत लिखो, कोई बात तो नहीं है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए सिंपल। ब्रैकेट में क्या होगा, सब में 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 एलसीएम लिख दीजिए। ऊपर क्या बचा 3 + 3 + 1 ये बचेगा 2 ब्रैकेट में, ये 3 + 3 6, 6 + 1 7, ये हो जाएगा 7/4 ये होगा। अब ये देखिए, इसमें हम इस 2 से 4 कट सकता है क्योंकि इन 2 में है, इसको काट दीजिए। क्या बचेगा, ये बचेगा आपका 7/2, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके दिया हुआ है सी में। ठीक, तो इसी तरह से हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन दिख भी रहा होगा आपको। द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ दिस सर्किल इज़ 10 सेंटीमीटर, इट्स रेडियस इज़। एक सर्किल दिया हुआ, उसका लॉन्गेस्ट कोड की वैल्यू दी हुई है। एक सर्किल है, लॉन्गेस्ट कोड यही होगा, लॉन्गेस्ट कोड कह दो या फिर डायमीटर कह लो, बात एक ही है। डायमीटर बराबर लॉन्गेस्ट कोड, यही होगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट कोड को ही डायमीटर कहते हैं। और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है।
तो ये पोर्शन जो है वो रेडियस कहलाएगा, जिसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो डायमीटर होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको करते हैं स्मॉल d से। d बराबर कितना दिया हुआ है, मतलब लॉन्गेस्ट कोड बराबर या d बराबर दोनों एक ही है, उसके बराबर क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ये बताइए जब जो लॉन्गेस्ट कोड है डायमीटर है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसका आधा होता है रेडियस, हम इस 10 को 2 हिस्सों में बांट देंगे तो हमारा रेडियस आ जाएगा, कितना आएगा हमारा रेडियस आएगा 5 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, ए इज़ द राइट आंसर। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा। इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुके हैं। हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है इन अ ट्रायंगल द लेंथ ऑफ, एक ट्रायंगल होने के लिए क्या होना चाहिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये बोल रहा है पहली साइड और दूसरी साइड को जोड़ते हैं तो वो तीसरी से बड़ी होती है। चलो हम देखते हैं अभी। जो बी ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड लेस देन थर्ड साइड, जो पहली दूसरी साइड को जोड़ने के बाद वो तीसरी साइड से छोटी होती है। ये भी देखते हैं हम। तीसरा ऑप्शन को देखते हैं फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड, ये बराबर होती है, दोनों शुरू की लाइनों को जोड़ने के बाद वो तीसरी के बराबर हो जाती है, ये कहना चाह रहा है। हम ऑप्शन नंबर ए देखते हैं पहले। ऑप्शन नंबर 1 में बोला है जो फर्स्ट साइड होती है प्लस सेकंड साइड होती है वो बड़ी होती है थर्ड साइड से। यही आंसर होगा आपका राइट, क्योंकि एक ट्रायंगल में दो कोई भी लाइनों को जोड़ें वो तीसरी से बड़ी होती है, यही रूल होता है ट्रायंगल का। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा। हम बी भी चेक कर लेते हैं, जो कि कह रहा है आपका फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड लेस देन थर्ड साइड। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो लाइन जुड़ने के बाद वो तीसरी से छोटी हो ही नहीं सकती, तो इसलिए ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो इसलिए हमारा ये बी ऑप्शन भी गलत होगा। हम सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, जो कह रहा है फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड। अब ये बताइए दो साइडों को जोड़ने के बाद वो तीसरी से बराबर हो जाती है, तो ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ये बनेगा एक सिंपल लाइन। सपोज जिस पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन, इस तरह से बनेगा। तो ये ऑप्शन सी भी हमारा गलत है। और जो डी ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज है। ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 ऑप्शन पहले पर गलत हो चुके हैं हमारे, इसलिए तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। शुरू की 2 लाइनों को जोड़ने के बाद वो तीसरी से बड़ी हो जाती है, यही ट्रायंगल का रूल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 इन विच केस द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर ट्रायंगल इज़ पॉसिबल। अभी पीछे ही हमने देखा है कि 2 छोटी लाइनों को जोड़ने के बाद तीसरी से बड़ी हो जाती है तो ट्रायंगल बनता है। इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि ट्रायंगल बनने की पॉसिबिलिटी बतानी है, क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन क्या कह रहा है, एक लाइन दी हुई है, उसमें एक 5 सेंटीमीटर की लाइन है, एक 1 सेंटीमीटर की लाइन है और एक 3 सेंटीमीटर की लाइन है। अभी हमने पढ़ा था 2 लाइनों को जोड़ने के बाद वो तीसरी से बड़ी हो जाए तो हमारा ट्रायंगल बन जाता है। हम इसमें देखते हैं 2 छोटी लाइन 1 और 3। 1 3 को जोड़ने के बाद कितना होता है, ये होता है 4 सेंटीमीटर। अब ये बताइए जो 2 लाइन है उनको जोड़ने के बाद 4 सेंटीमीटर आया, 4 सेंटीमीटर 5 से छोटा है, तीसरी से छोटा है, तो ये हमारा ऑप्शन
गलत होगा क्योंकि ये इससे बड़ा होना चाहिए था। अभी यहाँ पर सपोज 7 होता तो ये हमारा आंसर सही हो जाता, पर हमारा अफसोस 4 है, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि थर्ड साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है, मतलब जो हमारी दो लाइनों को सम से बड़ा है। हम ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। बी में बोल रहा है 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। इसमें वही दो छोटी लाइनों को जोड़ेंगे। 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इज़ 7 सेंटीमीटर। जो थर्ड है हमारी 8 है, तो वो फिर भी अभी छोटी है हमारी, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में है 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। दो लाइनों को जोड़ते हैं छोटी छोटी। 4 4 8 सेंटीमीटर। अब ये बताइए, ये भी 8 है और ये भी 8 ही आया है। अब दोनों बराबर हो गई, मतलब फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड हुआ है, तो हमारा ये ट्रायंगल बनेगा नहीं, वही एक लाइन बनेगा जिसमें 3 पॉइंट होंगे, है ना। अभी पीछे ही बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। हम ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं, जिसमें है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अब तीनों लाइन जो 10-10 सेंटीमीटर की हैं। अब ये बताइए, जो हमारा 10-10 सेंटीमीटर हैं, सब सेम लाइन है, ए बी ए, तीनों लाइन सेम है, मतलब 10-10 सेंटीमीटर की हैं, तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है जिसकी तीनों लाइन बराबर होती हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी ही होगा जो पॉसिबल है ट्रायंगल बनने की कंडीशन को लेकर, ठीक, जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। इसी तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गए। हम अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, आ लाइन सेगमेंट है। एक लाइन है, सेगमेंट कहते हैं एक बड़ी लाइन के टुकड़े को सेगमेंट कहते हैं। सपोज ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सेगमेंट हो गया, एक बड़ी लाइन के टुकड़े को सेगमेंट कहते हैं। तो उसमें पूछ रहा है उसमें कितने एंड पॉइंट होते हैं। 1 एंड पॉइंट, इसमें एक एंड पॉइंट होता है, गलत, ए तो नहीं होता, ए ऑप्शन गलत हो गया, एक एंड पॉइंट नहीं होता। ऑप्शन बी कह रहा है 2 एंड पॉइंट, इसमें देखा जाए तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है, तो इसमें कितने एंड पॉइंट हो गए, इसमें हो गए 2 एंड पॉइंट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही है। हम सी और डी और चेक कर लेते हैं। सी कह रहा है 3 एंड पॉइंट, इसमें 3 एंड पॉइंट तो नहीं होते, 3, सी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। और जो डी ऑप्शन कह रहा है नो एंड पॉइंट, इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन में जो सिंपल लाइन होती है उसमें एंड पॉइंट नहीं होता, पर सेगमेंट में, लाइन के सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही सही है, जिसमें कह रहा है 2 एंड पॉइंट होते हैं एक लाइन सेगमेंट में, ठीक। क्वेश्चन नंबर अब 11 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 जो कह रहा है आपका 2 कोइंसिडिंग रे विथ अ कॉमन एंड पॉइंट फ्रॉम एन एंगल ऑफ। 2 कोइंसिडिंग रे हैं जिनके एंड पॉइंट कॉमन है। एंड पॉइंट कॉमन का मतलब सपोज एक लाइन ये, एक रे ये है जिसका एंड पॉइंट ये है, ठीक, दूसरी रे इधर से आ रही है जिसका एंड पॉइंट भी यहीं पे ये बिल्कुल कॉमन, मतलब एक दूसरे का ऊपर है एंड पॉइंट। उसका एंगल पूछ रहा है, उन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, एंगल नापा जाए, तो यही तो इसका एंगल है। अब ये बताइए, जब ये सीधी लाइन बनी हुई है, सीधी लाइन के बीच कितना एंगल होता है, 180 डिग्री का, 180 डिग्री।
ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 180 डिग्री। यही आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, इसी तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, उसमें पूछ रहा है द सम ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज। एक स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर के चारों साइड बराबर होती हैं और चारों एंगल बराबर होते हैं, ये पता है। सपोज ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, चारों सेम होगा, तो जिसका एंगल होता है वो सब 90 डिग्री के होते हैं। ठीक, सब 90 डिग्री के होंगे। अब इसमें पूछा गया है कि एंगलों का सम पूछा है, क्या होगा सम ऑफ एंगल। एंगल यही तो है 90 90 90 90, इन सबको ऐड कर दीजिए। 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 360 डिग्री। एंगल है इसलिए डिग्री लगाना ज़रूरी है। तो इसी तरह से हमारा ऑप्शन नंबर जो डी में दिया हुआ है 360 ही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी तरह से कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आपको दिख भी रहा होगा डिस्प्ले पे। तो इफ़ ईच साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 4 सेंटीमीटर देन द ट्रायंगल इज़। एक ट्रायंगल है जिसकी चारों साइड 4 सेंटीमीटर, सॉरी तीनों साइड 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तीनों साइड 4 सेंटीमीटर की हैं। अब ये बताइए, अभी हमने पीछे ही क्वेश्चन नंबर 9 में देखा था कि तीनों 10 सेंटीमीटर की लाइन थी, तो उसमें हमारा क्या बना था, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना था। उसी पे बेस ये क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर की तीनों लाइन दी हुई हैं। इसमें पूछ रहा है कौन सा ट्रायंगल है। ए दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में तो आपको पता है उसमें 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए तभी राइट एंगल बनता है, तो ऐसा तो नहीं है हमारा। बी ऑप्शन में दिया हुआ है आइसोलेशन ट्रायंगल। आइसोलेशन ट्रायंगल वो होता है जिनकी दो साइड बराबर हों, जैसे सपोज ये 4 और तीसरी साइड अलग हो। तो हमारा ऐसा भी नहीं है क्वेश्चन जो है, उसमें तीनों साइड बराबर है, इसमें दो साइड बराबर होती हैं आइसोलेशन ट्रायंगल में। ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ही हमारा होगा क्योंकि उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में चारों साइड बराबर होती, सॉरी तीनों साइड बराबर होती हैं। जो हमारा क्वेश्चन भी कह रहा है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तीनों साइड बराबर हैं, तो यही हमारा होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल क्योंकि उसमें तीनों साइड बराबर होती हैं। और हम डी भी देख लेते हैं। डी कह रहा है स्क्लेंट ट्रायंगल। स्क्लेंट ट्रायंगल होता है जिसमें एक भी साइड बराबर ना हो। सपोज जैसे 4 हो, ये 5 हो, ये 6 हो, तीनों साइड अलग अलग हों, उसको कहते हैं स्क्लेटरल ट्रायंगल। तो हमारा स्क्लेटरल ट्रायंगल नहीं है, तो इसलिए हमारा ये भी गलत होगा डी ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही सही है जो कि है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कैन आर ट्रायंगल हैव। एक ट्रायंगल को होना चाहिए, मतलब 4 पॉसिबिलिटी दी हुई है, इसमें से बताना है किससे ट्रायंगल बन जाएगा। मैं इससे पहले आपको 3 टर्म सिखाना चाहूँगा। सबसे पहले ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज जो होता है, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल, एक मिनट, ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री से लेकर के
180 डिग्री तक के जितने भी एंगल होते हैं वो सब ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। ठीक, एक इसमें टर्म यूज़ हुआ है राइट एंगल। राइट एंगल तो पता है, राइट एंगल, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। एक टर्म हुआ है इसमें एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के जितने भी एंगल होते हैं वो सब एक्यूट एंगल कहलाते हैं। ठीक, अब ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए बोल रहा है एक ट्रायंगल में होता है 1 ऑब्ट्यूज एंड 1 राइट एंगल। ऑब्ट्यूज हमारा 90 से 180 तक है, हम सपोज ले लेते हैं 100 एंगल। 100 ले लिया, ये भी ऑब्ट्यूज है क्योंकि 190 से 180 के बीच में 100 डिग्री। और कह रहा है एक होता है इसमें राइट एंगल। प्लस करते हैं, राइट एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का। ये हमारे 2 एंगल दिए हुए हैं। ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं 3। इसमें सपोज एक और एंगल जुड़ेगा तभी ये जाकर ट्रायंगल बनेगा ना, क्योंकि अभी 2 एंगल हैं। 2 एंगल ही का देखते हैं, ये 190 डिग्री हो गया। अब ये बताइए जब वो ट्रायंगल के जो एंगल होता है उन एंगलों का सम कितना होता है? ट्रायंगल सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। मैक्सिमम 180 डिग्री का ही होता है सम ऑफ ट्रायंगल। मैक्सिमम नहीं, मिनिमम भी नहीं, 180 ही डिग्री होता है। कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, उन सबको जोड़ने के बाद 180 डिग्री ही आता है। तो सम ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। अभी हम इसमें देखें तो ऑब्ट्यूज एंगल है एक राइट एंगल है, इन दोनों को जोड़ने के बाद 190 डिग्री हो गया। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। हम सपोज इसमें ऑब्ट्यूज आप कहेंगे कि 90 से होता है तो हम 90 ही लेते हैं। 90 180 डिग्री हो गया। पर इसमें अभी तीसरा एंगल भी तो जुड़ना बाकी है क्योंकि 3 एंगल होते हैं इसलिए। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गलत। ठीक, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं हम। बी कह रहा है 1 एक्यूट एंड 1 राइट एंगल। एक्यूट कितना होता है हमारा? एक्यूट होता है 0 से 90। हम सपोज ले लेते हैं 70 प्लस एक कह रहा है राइट एंगल। राइट एंगल कितना होता है 90। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा कितना होगा 160। अभी ये 180 डिग्री मतलब सम ऑफ ट्रायंगल से कम है, तो इसमें भी हम तीसरा एंगल जोड़ सकते हैं 20 डिग्री का। मतलब इसमें तीनों एंगल आ जाएंगे, एक 70 डिग्री का, एक 90 डिग्री का, एक 20 डिग्री का। तो ये हमारे तीनों एंगल मिलकर 180 डिग्री होंगे। तो हमारा यही आंसर सही होगा क्योंकि 3 एंगल इसमें आ सकते हैं और 180 डिग्री ही होगा जिनका सम। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, जो कह रहा है कि एक एक्यूट एंगल होता है, एक राइट एंगल होता है और तीसरा भी होगा एक्यूट ही एंगल जो हमारा बनेगा। सपोज हम यही तो बनाएंगे 90 डिग्री का, ये 90 हो गया। एक्यूट में हम यहाँ पर 45 मान लेते हैं। ये जुड़ने के बाद कितना होगा 135 होगा, 135 डिग्री। जो हमारा तीसरा एंगल है ये भी हमारा 45 डिग्री का होगा। इसमें क्योंकि 45 ऐड करेंगे तभी ये 180 डिग्री होगा। मतलब सम ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री होता है, इसलिए उसके बराबर हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन जो है, एक एक्यूट एंगल और एक राइट एंगल, यही हमारा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है 2 राइट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, 90 + 90 दोनों ही जोड़ के 180 हो गया। अब तीसरा तो जुड़ने का है ही नहीं इसमें, तो ये हमारा ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन देखते हैं। डी कह रहा है 2 ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल वैसे ही 90 से 80 के बीच होते हैं, दोनों को जोड़ेंगे। सपोज़ हमने 90 ही मान लिया, सबसे कम वैल्यू जो है ऑब्ट्यूज एंगल की ना 90 से 180 के बीच होती है, हम 90 ही ले लेते हैं। दोनों को जोड़ने के बाद 180 हो गया।
तीसरा एंगल आएगा नहीं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन भी गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर क्या है सही, बी, जो कहता है एक एक्यूट एंगल होता है, एक राइट एंगल होता है, और तीसरा जो एंगल होगा उसमें वो भी एक्यूट ही होगा, क्योंकि वो 0 से 90 के बीच ही बनेगा। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो चुके हैं। हम अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाउ मैनी टाइल्स ऑफ, एक टाइल दिया हुआ है, टाइल का जो है साइडें दी हुई हैं, एक कह रहा है एक 10 सेंटीमीटर की साइड है और एक 20 सेंटीमीटर की साइड है। आगे पढ़ते हैं। आर रिक्वायर्ड टू कवर 2 साइड ऑफ वॉल 4 मीटर एंड 2 मीटर लॉन्ग। एक दीवार है, उसका साइडें दी हुई हैं 4 मीटर और 2 मीटर। अब पूछा गया है ये 10 जो ये टाइल दिया हुआ है वो कितनी टाइल्स लगेंगी इस दीवार को कवर करने के लिए, 2 साइड से इस दीवार को कवर करने के लिए कितनी टाइल्स लगेंगी। हम सिंपल दोनों का एरिया निकाल के एरिया से डिवाइड कर देंगे, वॉल के एरिया को टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्वांटिटी आ जाएंगी कितनी टाइल्स लगेंगी इसमें। हम करते हैं, टाइल्स का एरिया निकालते हैं पहले। टाइल्स एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड दी होती है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 × 20 कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि एरिया है इसलिए। तो हमारा टाइल्स का एरिया कितना आया, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारी वॉल है उसका एरिया निकालते हैं हम। अभी ये हमारा मीटर में दिया हुआ है और जो हमारे टाइल्स हैं वो सेंटीमीटर में, तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इंटू 100 कर देंगे। इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। इधर भी ऐसे करेंगे इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। दोनों साइड सेंटीमीटर में हो चुकी है। अब इनसे हम वॉल का एरिया निकाल लेंगे। वॉल का एरिया कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 × 200 कितना हो जाएगा, 80,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया इसलिए स्क्वायर लगाया। अब हमारे पास वॉल का एरिया भी आ गया और टाइल्स का एरिया भी आ गया है। ठीक, अब वॉल के एरिया को टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। वॉल का एरिया है 80,000 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन टाइल का एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट, ये 2 से 800 कितने टाइम में कटेगा, 400 टाइम में। अब हमारा ये आंसर आ गया 400 टाइल्स पर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वॉल को 2 साइड से कवर करना है। सपोज़ एक साइड ये कवर करना है, दूसरा साइड ये कवर करना है, तो दोनों साइड से कवर करने के लिए डबल टाइल्स लगेंगी। ये तो अभी एक साइड को कवर करने का हमारा आया है टाइल्स, इसमें ही हम 2 साइड को इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा, 800 टाइल्स लगेंगी हमारा जो वॉल है उसको दोनों साइड से कवर करने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में दिया हुआ है, 800 टाइल्स। यही आपका आंसर होगा। इससे रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के द्वारा। ठीक, हम अब अपना क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो बोल रहा है, आ टीन बॉक्स, एक टीन का बॉक्स है जो 20 मीटर लंबा, 20 सेंटीमीटर लंबा, 20 सेंटीमीटर चौड़ा
और 30 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक सपोज बॉक्स है हमारा, 3 बॉक्स, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 20 सेंटीमीटर चौड़ा है और 30 सेंटीमीटर हाइट है उसकी। ठीक, यही है। और हमसे वो बोल रहा है जो हमारा 3 का बॉक्स है वो 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक वो ऑयल से भरा हुआ भी है, और पूछा है बाकी उसे पूरा फिल करने के लिए उसमें कितना ऑयल लगेगा। सपोज़ ये पूरी हाइट कितनी दी हुई है इसकी, ये दी हुई है 30 सेंटीमीटर, और बोल रहा है ये 15 सेंटीमीटर तक ऑयल से ये फिल भी है। ठीक, ऑयल से ये 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक फिल भी है। ठीक, अब पूछ रहा है इसको पूरा फिल करने के लिए कितना ऑयल और लगेगा इसमें। अब सपोज़ हमें यही तो एरिया निकालना होगा, क्योंकि आधा ये फिल है ऑयल से पहले, हमारा एरिया जो है खाली इतना ही है ना, हमें इतना ही निकालना है कितना इसमें ऑयल लगेगा। ये हो गया इसका एम्प्टी बॉक्स, एम्प्टी टिन बॉक्स। ये एम्प्टी टिन बॉक्स है। हम सपोज जैसे 15 सेंटीमीटर इतना है, 30 सेंटीमीटर पूरे की है, तो ये भी कितना होगा, ये भी हमारा 15 सेंटीमीटर ही होगा। मतलब 15 सेंटीमीटर हमारा भरा हुआ है और 15 सेंटीमीटर ही हमारा खाली है। हमको उसका वो निकालना है कितना ऑयल लगेगा इसे पूरा कंप्लीट फिल करने के लिए। अब ये बताइए, सिर्फ हमारी जो हाइट है सिर्फ वही बदलनी है ना, और सब तो सेम है। जैसे लॉन्ग वो भी 20 सेंटीमीटर ही है, और जो चौड़ाई है वो भी 20 सेंटीमीटर ही है, सिर्फ हाइट बदल ली है हमारी, 15 सेंटीमीटर हो गई है हाइट जो हमें निकालनी है। हम सपोज़ तीनों साइड को इंटू कर देंगे तो एरिया निकल जाता है, क्यूब का एरिया। तो 20 सेंटीमीटर हमारा है लॉन्ग और 20 सेंटीमीटर है हमारा वाइड एंड 15 सेंटीमीटर है हमारा हाइट। यही तो इसका एरिया निकाल लेंगे इंटू करके तीनों को, क्या आएगा 20 इंटू 20, ये हो गया 400 इंटू 15, 15 0 ज़ा 0, 15 0 ज़ा 0, 15 4 ज़ा 60, 600 सेंटीमीटर क्यूब। ये इतना ऑयल और लगेगा इसको कम्प्लीटली फिल करने के लिए। हम इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, जैसे हम पूरे का एरिया निकालें पहले, पूरे का एरिया वही साइडों का इंटू करके, पर उसमें हाइट क्या हो गया हमारी 30 सेंटीमीटर। ठीक, पूरे का एरिया करने के बाद हम जितना फिल है उसका एरिया निकाल के उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा खाली वाले एरिया का आंसर आ जाएगा। हमने सिर्फ खाली वाले का निकाला है इस तरीके से, तो हमारा क्या आया है 6000 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में दिया हुआ है, जो कि सही है। अब वैसे भी निकालेंगे, पूरे का एरिया निकाल के फिर जितना फिल है उतनों को माइनस कर देंगे, तब भी 6000 सेंटीमीटर क्यूब ही आएगा। तो इसी तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है दी एवरेज ऑफ, 4 वैल्यू दी हुई है, उसका एवरेज पूछा है क्या होगा। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइड बाई नंबर ऑफ वैल्यू। इसका मतलब जितनी भी वैल्यू दी हो उसका सम ऊपर लिख देते हैं और डिवाइड कर देते हैं जितनी वैल्यू दी हैं उतने से। एवरेज का फॉर्मूला हमें पता चल गया, हमारी 4 वैल्यू दी हुई हैं,
जो कि है एक 4 प्लस 0.4 प्लस 0.04 प्लस 0.004, ये दी हुई हमारी 4 वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में। उसको डिवाइड क्या करना है, कितने से करना है, नंबर ऑफ वैल्यू, नंबर कितने हैं 1 2 3 4, 4 वैल्यू दी हुई हैं, तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 4.444 डिवाइड बाई 4, आप प्लस करिएगा यही आंसर आएगा। इसको कट कर दीजिए 4 से, कट होने के बाद ये आएगा 1.111, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो कि सही है 1.111। आपका ये तो हो गया जो आपका क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है 17वां क्वेश्चन। पर मैं एक आपको अपनी तरफ से एक क्वेश्चन देता हूँ, जो आप इसी के बेस पे करिएगा। इस क्वेश्चन के बेस पे मैं आपको वैल्यू दे देता हूँ। एक 7 है, एक 8, एक 9.5, एक 7.5, एक है 3। ठीक, ये है एक 17 3 20, इसको 2 कर लीजिए और यहाँ पे 1 कर लीजिए। ठीक, ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, इसका आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, मैं इसका वेट करूँगा, आप जब भी इसका क्वेश्चन का आंसर देंगे और उसमें बताऊँगा राइट या रॉन्ग, सही है या गलत है आपका क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन है, आप इसको नोट करके सॉल्व करके देखिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा इसका। हमारे 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको डिस्प्ले भी हो गया होगा, मैं पढ़ भी देता हूँ। अयाज स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस फॉर द स्कूल एट रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एंड रीच द स्कूल इन 10 मिनट। द डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। एक अयाज नाम का लड़का है, वो अपने घर से स्कूल जाने के लिए चलता है। उसकी स्पीड कितनी होती है, स्पीड होती है उसकी 6 किलोमीटर पर आवर। वो उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो स्कूल की तरफ चलता है, और वो 10 मिनट में, मतलब टाइम उसको कितना लगता है, टाइम लगता है उसको 10 मिनट। वो 10 मिनट में अपने स्कूल पहुंच जाता है। तो पूछा है क्वेश्चन में उसके घर और स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालना है, क्या होगा। हमको डिस्टेंस का फॉर्मूला याद होगा आपको, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, यही होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और टाइम जो हमारा दिया हुआ है वो मिनट में दिया हुआ है, तो हमको दोनों वैल्यू सेम करनी होंगी। पहले हम किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर पर सेकंड मिनट कर लेते हैं, जिससे हमारी दोनों वैल्यू सेम हो जाए, कटने में आसानी हो। स्पीड को हम किलोमीटर पर मिनट में कर लेते हैं, ये 6 किलोमीटर पर 60 मिनट हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होती है, इसलिए ये हो गया हमारा स्पीड निकली है 6 किलोमीटर पर 16 मिनट। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए आप इसी फॉर्मूले के बेस पे। डिस्टेंस बराबर हमें डिस्टेंस निकालना है। स्पीड कितनी हो गई हमारी 6 किलोमीटर पर 60 मिनट इनटू करना है टाइम से। टाइम कितना हमारा 10 मिनट, ये है।
अब देखिए मिनट से ये मिनट कैंसिल, ये 10 से ये 60 कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार में? 6 बार में। इस 6 को इस 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार में कट हो जाएगा। तो हमारा जो डिस्टेंस आएगा डिस्टेंस जो आएगा सिर्फ 1 किलोमीटर का आएगा, 1 किलोमीटर। इसमें यही पूछा गया था कि स्कूल और उसके घर के बीच कितना डिस्टेंस है, जो कि 1 किलोमीटर निकल के आया हमारे इस फॉर्मूले से। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है, जो कि राइट आंसर है। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर उसके बीच का डिस्टेंस है, उसके घर और स्कूल के बीच का है उसके। हमारे क्वेश्चन नंबर 80 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। A person sold an article for 80 rupees and made a profit 20 rupees. The cost price of the article is। एक आदमी ने एक आर्टिकल को सोल्ड करा कितने रुपए में? 80 रुपये में। और उसका प्रॉफिट कितना हुआ? उसको प्रॉफिट हुआ 20 रुपीज़ का। अब इसमें पूछा जा रहा है कि ओरिजिनल कॉस्ट क्या होगी आर्टिकल की, कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस बराबर जो सोल्ड प्राइस है वो प्रॉफिट को घटा दो, उसमें से कॉस्ट प्राइस निकली आती है उसकी। सोल्ड प्राइस जो है उसमें से प्रॉफिट घटा दीजिए, आपका कॉस्ट प्राइस निकले आएगा। सोल्ड प्राइस कितना है हमारा? 80 है। प्रॉफिट कितना है? 20 है। हम इनको घटा देंगे, कितना आएगा? 60 रुपीज़। 60 रुपीज़ आएगा। तो यही हमारा होगा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि सोल्ड प्राइस में से प्रॉफिट घटा देंगे तो उसमें कॉस्ट प्राइस ही बचता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 60 रुपीज़, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक, हम अपना क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं अब। An alloy contains 20% of aluminium and the rest copper. In 20 kg of aluminium, the amount of copper is। एक एलॉय दिया हुआ है, उसका वेट कितना दिया हुआ है? एलॉय दिया हुआ है 20 किलोग्राम का। ठीक, और उसमें बोला है जो एल्यूमिनियम है वो 20% है। ठीक, और बाकी बचा रेस्ट मतलब जो बचा हुआ है, रेस्ट जो है वो कॉपर है। और हमें यही निकालना है रेस्ट कॉपर कितना है। ठीक, एलॉय का हमें दिया हुआ 20 किलोग्राम, एल्यूमिनियम हमें परसेंटेज में दिया हुआ है 20%। हम इससे निकाल लेंगे एल्यूमिनियम का वेट कितना होगा, क्योंकि 20% और 20 किलोग्राम का 20% अगर हम निकालते हैं तो इसका एल्यूमिनियम हमारा जो वेट में निकल आया कितना है? एल्यूमिनियम, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, बचा क्या? 2 × 2, तो क्या हो जाएगा हमारा? 4 किलोग्राम। क्योंकि हमारा ये परसेंटेज में दिया हुआ था, हमने इसको वैल्यू में निकाला तो 4 किलोग्राम आएगा। 4 किलोग्राम हमारा एल्यूमिनियम है इस पूरे एलॉय में। एलॉय का वेट कितना था हमारा? 20 किलोग्राम पूरा एलॉय जो था। और हमारा एल्यूमिनियम कितना निकला 20% से? 4 किलोग्राम। ठीक,
बाकी बचा हुआ रेस्ट कॉपर पूछ रहा है, तो इन दोनों को घटा देंगे, पूरे एलॉय में से एल्यूमिनियम घटा देंगे, अपना आप रेस्ट आ जाएगा जितना बचा हुआ है। 20 में से 4 गया, कितना बचा? 16 किलोग्राम। 16 किलोग्राम। तो यही पूछा था हमारा, रेस्ट जो कॉपर है, बाकी बचा हुआ सब कॉपर है, वो कितना है। तो हमारा कॉपर कितना आया? 16 किलोग्राम इज द आंसर। 16 किलोग्राम आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, जो कि आपका सही है। ठीक, इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। What is the number whole 40% is 30? एक नंबर, पूरा नंबर बताना है जिसका 40% 30 है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम? कोई भी वैल्यू हो, सपोज हमने मान लिया x, उसका 40% कैसे निकालते हैं? इंटू 40 करते हैं, और डिवाइड कितने से करते हैं? 100 से। अब इसमें बोला है कोई भी एक पूरा नंबर जो है, होल नंबर, उसका 40% 30 है, बराबर 30 कर देंगे। अब हमें इसको होल नंबर निकालना, तो x को अलग कर लेंगे। पहले इस 0 से ये 0 कट जाएगी, ये इधर इंटू हो जाएगा आके, इंटू होके कितना होगा ये? x इंटू 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 300, ये 10 इधर आके 13 में इंटू होगा तो 300 हो जाएगा। इस 4 को डिवाइड में ले जाएंगे, x इज इक्वल टू, क्योंकि इंटू में इधर आके क्या होगा? डिवाइड में, तो 300 अपॉन 4। इसको काट लेंगे, 2 टाइम में कितने बार में कटेगा ये? 150 कटेगा जब 2 से काटेंगे इसे, 2 दूनी 4, और 150 बार में इधर कटेगा। इसको और कट जाएगा ये, इस 2 से इस 150 को काटेंगे, कितना आएगा? 75। यही आपका होल नंबर है, x बराबर 75 आया, क्योंकि हमारा होल नंबर का 40% 30 था, तो ऐसा होल नंबर ही निकालना था। x जो था होल नंबर, x हमारा होल नंबर कितना है? 75। हम इसको चेक भी कर सकते हैं किस तरह से, क्योंकि हमारे पास अब होल नंबर आ गया, उसका 40% निकालेंगे तो 30 आना चाहिए। हम होल नंबर 75 का 40% निकालते हैं। परसेंटेज निकालने का वही होता है, जितना परसेंट निकालना हो इंटू कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं 100 से। ठीक, उसका जो परसेंटेज निकल के आ जाएगा कितना होगा, इसको इंटू कर लीजिए, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी। ठीक, ये 75 इंटू 4, ये हो जाएगा 150, 300 अपॉन 10, ये 0 से ये 0 कट गई, बचा कितना? 30 ही आया, और हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो भी 30 दिया हुआ था। मतलब जो हमारा होल नंबर था वो 75 था, जिसका 40% हम निकालते हैं उसका 30 निकलेगा। तो हमारे इस तरीके से भी आंसर सही आया और इस तरीके से भी आंसर सही आया। हमने इस आंसर को चेक करने के लिए वो करा था, जो कि उसका 40% 30 निकला है। इसी तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 21 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, वैल्यू ऑफ 0.135 एज द परसेंटेज। परसेंटेज में एक वैल्यू को बनाना है 0.135, ये एक वैल्यू दी हुई है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू कर देते हैं 100 से, कोई भी वैल्यू हो तो। इसको अब परसेंटेज में बनाने का क्या तरीका? परसेंटेज में बनाने का तरीका होता है, जो वैल्यू हो 0.135 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में बन जाएगा। अब ये देखिए 1 2 2 0 है, तो 2 0 पॉइंट इधर सरक जाएगा, तो क्या होगा ये
013.5, ये पॉइंट सरक के यहाँ पर आ जाएगा 3 और 5 के बीच में। तो यही हमने कर दिया, इंटू करने के बाद इस ज़ीरो को लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं है। तो यही इसका आंसर होगा 13.5%। इंटू 100 करने के बाद परसेंटेज बन जाता है, तो ये परसेंटेज आ गया 13.5%, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में दिया हुआ है। ठीक, इसी तरह से मेरे 22 क्वेश्चन भी हो गया। हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है 12.5% इज़ इक्वल टू। अभी पीछे क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, वैल्यू से परसेंटेज में बनाना। अब ये परसेंटेज दिया हुआ है, इसको वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो इसका भी तरीका होता है, 12.5% को वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है। तो वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। जब परसेंटेज में बनाना हो तो इनटू करते हैं, और जब परसेंटेज से वैल्यू में बनाना हो तो डिवाइड करते हैं। तो वैल्यू में बनाना है, वैल्यू में बनाने के लिए करेंगे 12.5% को 100 से डिवाइड कर देंगे, इसका वैल्यू निकल के आ जाएगी कितना होगा। डिवाइड करने का यही तरीका है, 100 से डिवाइड कर देंगे। अब ये ज़ीरो हटाएंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, दूसरा ज़ीरो हटाएंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 2 ज़ीरो कटने के बाद ये पॉइंट 2 डिजिट इधर से रख जाएगा, तो 0.125। पॉइंट से पहले ज़ीरो लगा दिया क्योंकि उससे पहले कोई डिजिट नहीं थी इसलिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना इससे। तो हमारा आंसर क्या होगा, जो हमारी वैल्यू आई वो आया 0.125। ठीक, ये ऑप्शन नंबर आपके डी में दिया हुआ है, जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 23 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है आ सम ऑफ मनी डबल इन 10 ईयर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज़। एक पैसा दिया हुआ है, सपोज हम x मान लेते हैं, वो 10 साल के अंदर, 10 साल के पीरियड में वो डबल हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। ठीक, इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि कहता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब बताइए इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा। सपोज़ हमारा x था, ये 2x हुआ, तो ये दुगना हुआ। हम x की जगह हम इसे 1 मान लेते हैं, मानने 100 मान लेते हैं। हमने 100 रुपये जमा करे, वो 10 साल के अंदर कितने हो गए, 200 हो गए। तो इसमें जो SI जो निकल के आया इसका कितना आया, सॉरी इसका प्राइस जो निकल के आया, प्रिंसिपल जो निकल के आया कितना आया, वो 100 रुपीज़ निकल के आया, क्योंकि उसमें 100 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। 100 से 200 हुआ है 10 साल के अंदर, तो वो 100 से डबल हो गया, तो 100 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। तो उसमें SI कितना हो गया, SI हमारा 100 है, इजिकल टू प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया हमारा, वो भी 100 है। ठीक है, क्योंकि ये दिया हुआ है दोनों। और जो हमारा रेट है, हमें वो रेट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और टाइम कितना दिया हुआ है हमारा, 10 साल। डिवाइड कितने से करना होता है हमें, 100 से। यही है, इसको सोल्व कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा। 100 से ये 100 पूरा कैंसिल। ठीक, बचा क्या 100 इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 10। ये 10 इंटू में इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल। कितना बचा, R बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि परसेंटेज में होता है इसलिए। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, 10% इज़ द राइट आंसर। ठीक, इसी को आप अगर
खुद से चेक करना चाहें एक दो क्वेश्चन, तो आप इसमें ही साल चेंज कर दीजिएगा, सिर्फ 10 साल की जगह कर दीजिएगा। इसी क्वेश्चन को 10 साल की जगह 15 साल में बनाइएगा। कितना आंसर आता है आप क्वेश्चन नंबर 20 लिख के उसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक, क्योंकि उससे पता चलना चाहिए ना किस क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 लिख के उसका आंसर बताइएगा। 15 साल में उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकलेगा, इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा आसानी से, आप निकाल दीजिएगा और इसका आंसर दीजिएगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो कि मैथ का लास्ट क्वेश्चन है। वो कह रहा है 122 फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड में। 122 डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेंटीग्रेड में। इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि उसको शॉर्ट फॉर्म में नैन्सी कहते हैं। आप कहेंगे नैन्सी क्या होता है, इसका एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है 9c के, याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई गई है। 9c के 5 भाई 32 जोड़ा बन गया फ़ारेनहाइट। c इसमें डिग्री सेंटीग्रेड है, f इसमें फ़ारेनहाइट है, ठीक। तो आप इस फॉर्मूले से कोई भी फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना हो या डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो, आप इस फॉर्मूले से आसानी से कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन दिया हुआ 122 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, हम इस फॉर्मूले से करते हैं। 9c 9 इंटू c अपॉन 5 प्लस में आएगा आपका 32 इजिकल टू किसके है, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। फ़ारेनहाइट कितना हमारा 122। ये जो 32 है इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये कटेगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 90 में ये इनटू में पहुंच जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा इनटू में। तो क्या होगा ये 9 इंटू सी इज इक्वल टू, ये 90 बचा, ये सोल्व होने के बाद, ठीक, 90, और ये इनटू में आ जाएगा इधर 5, ठीक। जो ये 9 है इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि इधर इनटू में है, तो इसे इधर लिख लीजिए 90 इंटू 5 अपॉन में 9। इस 9 को इस 90 10 बार में कट जाएगा, 10 बार में। अब ये 2 बचे, तो इसको सोल्व कर दीजिए। 10 इंटू 5 इज़ 50, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें सी निकालना था डिग्री सेंटीग्रेड, तो यही आंसर है आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। यही क्वेश्चन है आपका। अगर हम 122 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करते हैं तो वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक। तो इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक देख लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, और इसमें एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप अपने होमवर्क के लिए। 122 को दिया हुआ था, इसी का मैं पार्ट बना रहा हूँ। 25 का फर्स्ट में दे देते हैं हम क्वेश्चन। आपको 90 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री सेंटीग्रेड में। ये एक क्वेश्चन है आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन है 75 डिग्री सेंटीग्रेड को किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में। ये उल्टा कर दिया है ना इसी का। इसमें ऑप्शन में आप इस फॉर्मूले में आप ऑप्शन रखेंगे तो अपना आप आंसर निकले आएगा, ठीक। इसमें थर्ड और दे देते हैं एक और। इसमें 126 डिग्री फ़ारेनहाइट को चेंज करना है किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड में। एंड फोर्थ लास्ट 925 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट, इसमें चेंज करना है। ये चारों क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे दिए जा रहे हैं, जिसका आंसर आप वही कमेंट बॉक्स में देंगे।
तो आज के लिए इतना ही। अगली बार जब हमारी क्लास होगी तो हम 2002 एंड 2003 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।